देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए चिंता के दिन हैं। एक तरफ चीन, दूसरा तरफ क्रूड, आंखों के सामने पूंजी गायब हो रही है। आज ही करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बाजार से उड़ गए। इस सब के बीच अब विडंबना ही कहिए ये बात है कि सेंसेक्स ने आज 16 मई 2014 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखाई और सबसे निचले स्तर पर जाकर ये बंद हुआ है। अब 16 मई 2014 वही दिन था जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। बाजार कई दिनों तक इसी उत्साह में चढ़े थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत में रिफॉर्म की गाड़ी वैसे ही दौड़ेगी जैसे गुजरात में दौड़ी थी। पिछले 1.5 साल में सरकार ने कई कदम उठाए भी, लेकिन क्या वो काफी है? आज भारतीय निवेशक नर्वस क्यों फील कर रहे हैं? ग्लोबल मंदी से सुरक्षित रहने का कोई तरीका है भी, या फिर हम सबको इस दर्द के लिए तैयार रहना पड़ेगा? इसी सवाल के साथ आवाज अड्डा में हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो उनके इकोनॉमी सेल के हेड भी हैं, द वायर के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु, इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका। चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि आज दावोस में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने क्या कहा। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में निवेशक वहां पैसा लगाएंगे जहां वो देखेंगे कि इकोनॉमी को सही तरीके से संभाला जा रहा है। My sense is at this point, if you're an emerging market, you focus on the fundamentals, try and get inflation down, try and get your current account deficit down, keep your fiscal on target, do all the good things, and then people reward you. They take the money off the table in a hurry when they're doing it everywhere, but then they come back. And so my sense is after the initial volatility, things will stabilize. People will try and look for the good, stable emerging markets. India is one of them. Our growth is pretty good. All the other indicators seem to be turning around. तो रघुराम राजन कह रहे हैं कि भारत के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन जो लोग पैसा लगाते हैं वो ये देखेंगे कि आप बेसिक चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार के इस पेनफुल दौर में जो विदेशी निवेशक है वो भर भर के पैसा निकाल रहे हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। अब एमके वेणु जी, कई लोगों का कहना है कि सरकार जितना कर रही है, कर सकती थी, वो कर ही रही है, लेकिन आपका क्रिटिकल व्यू क्यों है? तो ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो आज दुनिया में हो रहा है ये सरकार के बस के बाहर है। मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा। और आपको मैं ये उदय कोटक अभी दावोस से उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उदय कोटक ने ये कहा है कि जब 2008 में जो बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और बाद में रिसेशन आया था, तब इंडियन बिजनेसेस, तमन्ना, उन्होंने कहा कि उनको कॉन्फिडेंस था कि इंडिया उस क्राइसिस से को बिल्कुल विथस्टैंड कर लेगा, और बैंकिंग सिस्टम भी उस वक्त स्ट्रांग था। और आपको याद होगा किस तरह लोगों ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बड़ी सराहना की थी उस वक्त। इस वक्त उदय कोटक ये कह रहे हैं कि इंडियन बिजनेसेस जो उनसे जो डील करते हैं उदय कोटक भी, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। उनका लेवरेज बहुत हाई है, बैलेंस शीट में बहुत डेट है, और डिफ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से डेट और ज्यादा दिखेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि बैंकिंग सिस्टम भी इंडिकेट किया उन्होंने कि आज वो स्थिति नहीं है जो 2008 में थी, स्ट्रांग थी। तो उनका ये कहना है कि जो ग्लोबल डिफ्लेशन जो है उसमें इंडिया भी पूरी तरह उसमें शामिल है। इसलिए अब हमें ये जरूर कहना पड़ेगा कि इंडिया कोई अलग स्टोरी नहीं है, और इमर्जिंग मार्केट्स की तरह इंडिया भी इस बेयर मार्केट में बेयर के ग्रिप में आ गया है, तमन्ना। और आपको मैं बताऊं, मार्च 4 तारीख को 2015 में बजट के बाद जब राजन ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट काटा था, तब 30,000 सेंसेक्स छुआ था, और आज 20% उस वक्त से अभी तक 9 महीने 20% गिर चुका है। और बेयर मार्केट का डेफिनेशन है 20% फॉल। और इसलिए जो राजन कह रहे हैं वो सही है। इस वक्त हम डोमेस्टिक पॉलिसी कितना कर सकती है वो मुझे नहीं पता, मगर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और ये सारी चीजें, अभी जो बजट आएगा, बजट
में सरकार को बिल्कुल अपने बेल्ट टाइटन करना चाहिए और कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहिए। तमन्ना, ये ऐसा वक्त है कि फजूल खर्ची ना करें और एक ऐसा सिग्नल दें कि बिल्कुल इकोनॉमी को एक वापस रेल में लाने की कोशिश होगी और ग्लोबल जो डिफ्लेशनरी ट्रेंड है उससे हम मेरे हिसाब से तमन्ना बच नहीं सकते। ओके, संजय सिन्हा, एमके वेणु का कंटेंशन है, उनका दावा है कि हम एक बेयर मार्केट में आ चुके हैं और ये जो बातें चलती हैं हमेशा कि देखिए बाकी दुनिया से हमारा हाल अच्छा है, हम चीन से अच्छी स्थिति में हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो बाजार के जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, बुलिश और बेरिश, ये दोनों पॉइंट्स पे बाजार फंडामेंटल पे नहीं बट मानसिकता पे ज्यादा फोकस करती है। बाजार की साइकोलॉजी बुलिश मार्केट में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहती है और वही मानसिकता जो है वो बेरिश मार्केट में सारे गुड न्यूज को इग्नोर करके सिर्फ एक नेगेटिव पहलू के ऊपर फोकस करती है। क्योंकि अगर आप जॉर्ज सोरोस की एक बहुत ही उन्होंने प्रपोज किया है एक थ्योरी जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, जिसका सारांश में अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब यह है कि हमारी किसी इवेंट की एक्सपेक्टेशन और उस इवेंट का आउटकम एक दूसरे से अछूते नहीं है। अगर हम समझते हैं कि बाजार और नीचे जाएगा तो उसके कारण स्वरूप हम बाजार में खरीदना छोड़ देते हैं और चूंकि हम खरीद नहीं रहे हैं और कोई और बेच रहा है तो ऑब्वियसली वो बाजार के प्राइसेस जो हैं वो नीचे चले जाएंगे और फिर हम घूम के कहते हैं कि देखो हमने कहा था ना कि बाजार और नीचे जाएगा, तो वो चला गया। आज जहां पर हम खड़े हैं, अगर आप 1992 की जो क्रैश है उसको इग्नोर कर दें क्योंकि उसके पीछे एक स्कैम था, 2001 में .com के साथ साथ भी एक स्कैम था, लेकिन अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट्स की हिस्ट्री देखें तो उसमें खास करके यूएस जहां पर कि इसकी डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो जो 4 मेजर बॉटम्स आए हैं बाजार में, एक तो 1929 का, दूसरा फिर 49 का, 69 का और फिर 82 का, उन सब बेयर मार्केट के बॉटम्स में कुछ कुछ चीज बहुत कॉमन रहे। सबसे बड़ी बात यह रही है कि अर्निंग्स की रिवाइवल इकोनॉमिक रिवाइवल के बाद होती है और जब रिवाइवल होती है अर्निंग्स के, उसके पहले बाजार चलना शुरू कर देता है और कुछ कमोडिटी के प्राइसेस पर वो ज्यादा फोकस करता है। आज हम जहां पर खड़े हैं, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन बाजार में है वो क्रूड के प्राइसेस को लेके है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्रूड के प्राइसेस इतनी तेजी से जो गिरे हैं, क्या वो सिर्फ चाइना के स्लोडाउन के कारण गिरे हैं या ग्लोबल डिमांड में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है कि क्रूड के प्राइसेस गिर गए हैं। तो बाजार खास करके इक्विटी मार्केट ऐसा है कि जब वो कंफ्यूजन के स्टेट में रहता है तो पहला चीज करता है पलायन, वो लोग बाजार छोड़ के भागने की तेजी में रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन का स्टेट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि ये 4 फैक्टर्स जिनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रूड के प्राइसेस, रुपये की डिप्रिसिएशन और हमारी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था की स्थिति, जब तक ये 4 चीज पर क्लैरिटी नहीं उपलब्ध होगी तब तक बाजार कंफ्यूजन के स्टेट पर रहेगा और इस पर दबाव बना रहेगा। नहीं तो संजय सिन्हा जी, जो बेसिक कंटेंशन है कि हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं, आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? मैं कहता हूं कि बेयर मार्केट का अगर डेफिनेशन है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बट अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो तो हमारे सामने है। अगर आप देखिए जो इस महीने तिमाही रिजल्ट सब जो आ रहे हैं, अपेक्षा के अनुरूप वो रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट देखिए, तो बाजार इसको इग्नोर कर रहा है। तो ऑब्वियसली अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे हैं बट प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बेयर मार्केट की डेफिनेशन है। ओके, तो अजय बग्गा जी, एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है यहाँ पर और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब हम जो स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि हम कहां से शुरू करें कि बाजार में डर क्या है? क्या ये डर है कि ग्लोबल मंदी से हम अपने आप को इंसुलेट नहीं कर पाएंगे या जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं हुए हैं? क्या वो वाजिब है और क्या हम वाकई एक बेयर मार्केट को देख रहे हैं? बेयर मार्केट तो आ गया तमन्ना, 20% जैसे वेणु बोले और संजय भी कह रहे थे कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए काफी दिग्गज शेयरों के अच्छे नतीजे आए और वो भी पिट रहे हैं, तो ओवरऑल ग्लोबल सेल ऑफ है। और अगर आप देखिए तेल की कीमतें 25% गिर गई हैं जनवरी 1 से जनवरी 19 तक। हमारा मार्केट 8% गिरा है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 12% डाउन है।
चाइना 20% डाउन है। तो हमने आउट परफॉर्म किया है रिलेटिवली, बट ओवरऑल हम गिरफ्त में आएंगे क्योंकि कैपिटल फ्लोज से हम लिंक्ड इन है बहुत। तो कैपिटल फ्लोज जब निकल रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से, भारत से भी निकलेंगे। $1 बिलियन से ज्यादा 7-8 हजार करोड़ ऑलरेडी जनवरी 1 से अभी तक निकल गए भारतीय मार्केट से। उसके आगे मार्केट को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा संकट की घड़ी है विश्व के लिए, इतना आसान नहीं है। इसमें अगर सरकार ने अच्छा प्रदर्शन भी किया होता तब भी ये मार्केट ऐसा ही होता। वो आई थिंक कोई कोरिलेशन नहीं बचता है जब कैपिटल फ्लोज इतने खराब हो जाते हैं। टेक्निकली देखिए तो मार्केट ओवरसोल्ड है। पिछले 6 दिनों से हम कह रहे हैं मार्केट ओवरसोल्ड में आ गया, अभी इसका बाउंस होना चाहिए। कल एक हल्का सा बाउंस दिखा, बट सेंटिमेंट जब खराब रहता है तब वो अपना फंडामेंटल वैल्यू मार्केट नहीं खोजता है। तो सेंटिमेंट क्यों खराब है और किस हद तक खराब रहेगा? राज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं एलारा कैपिटल के। राज भट्ट जी, आप तो पहले ये समझाइए कि एफआईआईज इतनी बड़ी तादाद में क्यों निकल रहे हैं भारतीय बाजार से, और क्या जब मूड बदलेगा तब भारतीय बाजार टॉप पिक में रहेगा या नहीं? थैंक यू। बेसिकली जो एफआईआईज हैं वो इंडिया को स्पेसिफिकली नहीं टारगेट कर रहे हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ रिडम्पशन दीस डेज हैपनिंग इन द इमर्जिंग मार्केट फंड्स। आई वाज जस्ट सीइंग द नंबर दिस मॉर्निंग। हमारा 2015 में $760 बिलियन जो है निकला है डेट से और इक्विटी फंड से जो इमर्जिंग मार्केट्स के हैं। सो इट्स ए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द बास्केट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। सो द सेलिंग इज not targeted towards India, but because selling is across all the emerging markets, and also selling is taking place in Europe also, and the America also, and of course the China. So it's a part of that, and unless we see, the oil price is also very important, because a lot of the Middle Eastern countries had the surpluses on their capital account and current account. A lot of that money was invested in the markets here in the funds. And because they have a pressure now, because the oil price is low, they can't meet the budgetary expenses through their oil revenue. So they are all redeeming their. So that is coming from there. Then we also have the deflation across all commodities, not just oil. So people are really scared here, worried about the global deflation. We have seen deflation in Japan, for 3 decades, no end to it. And US now people are doubting whether this interest rate increase which was done is really was right move or not, and there's a worry about US growth rate declining. Europe also the same problem. So the major worry is that if we see deflation across a lot of these markets, then the risk premium is very, very extremely high. If you see the spread between the junk bonds or the other bonds between the common treasuries, the spread is extremely, extremely high. So it's a very volatile and risky situation. I think people just want cash. They want return of capital, not return on capital. I think that's the theme. They are willing to pay money to keep cash with the banks. That's what Europe banks are charging today. Negative interest rates for keeping the money, and that's explains the scenario that India is being part of emerging market basket. And eventually, I think what Mr. Rajan was saying, that when these things settle down, then people will look for safer places. India stands out because India has better dynamics than the other emerging markets. Okay. So money will eventually come back. I am also positive about it, but having said that, I think we have also a problem about the interest rate. I think we are, we keep talking up the inflation in our country. I think our interest rate is too high, and to see any meaningful growth, I think we have to see. I think we are behind the curve in terms of cutting interest rates, but we have got a lot of scope to cut interest rates, and I think that will help the economy going forward. Okay. गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब सरकार से ये सवाल है कि जितना हो सकता था क्या उतना किया है, और हम इसलिए इसको रिलेट कर रहे हैं 16 मई 2014 से, जहां से बूम शुरू हुई थी। आज जाकर हम वहीं पर हैं, चाहे आप सेंसेक्स को देखिए, आप रुपए को देखिए, वो भी उन्हीं स्तरों के आसपास है। कहीं ना कहीं लगता है कि जितना यूफोरिया था, जितनी एक्साइटमेंट थी इस सरकार को लेकर, उसमें एक रियलिटी चेक आई है। नहीं, देखिए, ये जो बात आपने कही है कि जो विभिन्न वक्ताओं को मैंने सुना और उधर भी और भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में है।
लेकिन भारत स्टैंड आउट करता है। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है, वो अभी आज मेंशन करना बहुत जरूरी है। एक तो IMF की अभी आज रिपोर्ट कल आई थी, जिसमें उसने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी का डाउन ट्रेंड किया है उसने लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स का, लेकिन भारत के लिए 16 और 17 का अपना जो प्रीवियस 7.5 का GDP ग्रोथ रेट टारगेट था उसको कंटिन्यू रखा है। दूसरी बात है कि अगर हमारे देश में अगर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जो दावोस के पहले PwC का एक सर्वे आया है, उसमें 64% हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है कि 12 महीने में, आने वाले समय के 12 महीने में वह बहुत अच्छा अपनी कंपनी के लिए ग्रोथ देखते हैं। दूसरा, आने वाले 3 सालों में भी उन्होंने कहा है 78% लोगों ने कहा है कि हम अच्छी ग्रोथ देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि इन दोनों से सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है अपने देश को, या इंडस्ट्रीज जिनका अपना पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वह सबसे अच्छी रिपोर्ट दे सकते हैं या सबसे अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम FDI फिगर्स भी देखें पिछले तो साल की और सब पीछे पीरियड की, तो 35 बिलियन का FDI हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट FDI अट्रैक्ट किया है। तो इन सबको देख के ये लगता है तमन्ना कि हमारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो ठीक है। और सरकार की जहां तक बात, मैं छोटी सी बात मैं कह दूंगा कि जो पहले पिछले साल 2-1.5 साल में टारगेट था फिस्कल कंसोलिडेशन का, वह एक तरीके से सरकार ने अचीव कर लिया। अब था इन्वेस्टमेंट साइकिल को जनरेट करके लोगों की इच्छा है, सरकार भी यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब हम फिस्कल कंसोलिडेशन के से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्रमोट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने इसी का इंतजार है सबको। बिल्कुल नहीं, तो ये कर रहे हैं। आज आप देखिए, अगर आप कितने रिफॉर्म्स है, स्मॉल रिफॉर्म्स को, अब सरकार को क्या हो गया है, ये लोगों को जनरली क्या हो गया है कि बिग टिकट रिफॉर्म्स देखने, वो GST नहीं आया, ये नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म फॉल जो शेयर मार्केट में आता है, उसको हम इकोनॉमिक बैरोमीटर से थोड़ा सेग्रीगेट कर ले। सरकार ने आप देखिए सब्सिडी के अंदर 42,000 करोड़ की सब्सिडी तो सेव की है केवल गैस सब्सिडी के रूप में, और भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। अग्रवाल साहब, शॉर्ट टर्म बाजार के मूवमेंट की बात नहीं है ये बात है कि बाजार क्या भाप रहा है, क्योंकि बाजार हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। क्या बाजार को लग रहा है कि ये सरकार काफी काम कर रही है ताकि हम इस ग्लोबल मंदी से उभर सकते हैं? डीके जोशी जी के पास आते हैं, और डीके जोशी जी वैसे तो बाजार पर कमेंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक फिस्कल कंसोलिडेशन की बात है, जो फिस्कल डेफिसिट का हमारा गोल है, एक आर्गुमेंट ये भी बन रहा है डीके जोशी जी कि अब वो 3.9% की जो लाल लकीर है, रेड लाइन है, या फिर जो टारगेट है 3.5% का, उसमें थोड़ी ढिलाई देने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह से इकोनॉमी की हालत है, अभी काफी कमेंटेटर्स ने भी बोला कि ग्लोबल रिस्क जो है पिछले कुछ महीनों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ग्लोबल ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसको भी डाउनस्केल कर दिया, IMF ने भी कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कर दिया। और ये खासकर जो डाउनटर्न है ये इमर्जिंग मार्केट से आ रहा है। तो एक तरह से जैसा कि अभी बताया था कि एक जनरल सेल ऑफ जो इमर्जिंग मार्केट्स को टारगेट कर रहा है, उसकी चपेट में इंडिया भी आया हुआ है। जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बहुत कमजोर है, और जो कंजम्पशन डिमांड है, जो कि लगभग 60% ऑफ इंडियाज GDP है, उसमें सिर्फ अर्बन पार्ट स्ट्रांग है, और जो रूरल पार्ट है उसमें काफी कमजोरी बनी हुई है। मॉनसून का भी इसमें काफी हाथ है। तो इस समय डिमांड को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और उसके लिए अगर थोड़ा फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिलैक्स भी किया जाता है, तो वो अगर उसको इस तरह से करना चाहिए कि वो जो आप रिसोर्सेज फ्री कर रहे हैं टारगेट को रिलैक्स करके, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। अगर वो कंजम्पशन में आपने उसको खर्च किया तो फिर वो एक तरह से इन्फ्लेशनरी होने का खतरा रहता है, जैसा हमने लीमन क्राइसिस के बाद देखा था। हमने फिस्कल डेफिसिट रिलैक्स किया और आगे चलते हुए इन्फ्लेशन बढ़ गई। पर आज की स्थिति थोड़ा सा और ज्यादा नाजुक है, इसलिए ये आवश्यक होगा कि अगर आप अपने जो प्री डिफाइंड टारगेट है, जो ग्लाइड पाथ है, जिसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट अगले साल के लिए 3.5% ऑफ GDP पे रखना चाहिए, अगर उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, जो भी आपको पैसा उसमें से मिलता है वो केवल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको थोड़ा पॉजिटिवली व्यू किया जाएगा। अदरवाइज टारगेट रिलैक्स करके अगर कंजम्पशन बढ़ाया गया तो वो एक तरह से रिस्की है इकोनॉमी के लिए। ओके, वेणु जी, डीके जोशी ने बात की रूरल डिस्ट्रेस की, या जो ग्रामीण
क्षेत्र में हम हालत देख रहे हैं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर लग रहा है कि अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। क्या उस संकट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम? तमन्ना, अंडर एस्टिमेट तो अभी तक तो किया है, क्योंकि जो बातें इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी कि फार्म सेक्टर को के लिए जो चीजें की जाएगी और जिस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा फार्म सेक्टर को, जिसकी वजह से रूरल डिमांड भी इंटैक्ट रहता है, वो इन्होंने किया नहीं है और अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस अनाउंस किया वो स्कीम। ये शायद मेरे को लगता है कि ये 1 साल 8 महीने हो गए सरकार को, शुरू में कर देना चाहिए था। और एक जो रूरल डिमांड जो है और रूरल वेज ग्रोथ, तमन्ना, वो भी बिल्कुल फ्लैट है। जब तक रूरल वेज ग्रोथ थोड़ा सा होना चाहिए, मैं इन्फ्लेशनरी ना हो मगर थोड़ा ग्रोथ तो हो जिसकी वजह से रूरल डिमांड बढ़े, वो भी नहीं है। मगर तमन्ना, आज जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाइना ने पिछले 8 महीने 1 साल में अपना करेंसी को स्टेबल रखा, डिप्रिशिएट नहीं किया है। थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 3 या 4% से ज्यादा नहीं हुआ है। और सारे देशों ने जो चाइना से compete करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, वो सब 20-20% हो चुके हैं। तो अभी डर सबको ये है कि चाइना लेजिटिमेटली, चाइना कैन डिवैल्यू इट्स करेंसी बाय अनदर 4-5% अगले 1 साल में। इससे एक और डर पैदा हो गया और इमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया को भी इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। और एक तरफ चाइना अगर थोड़ा डिवैल्यू करता है, ग्रेजुअली भी करे, और दूसरी तरफ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो ये एक क्लासिक एक ट्रैप है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी जिसे कहते हैं। और इससे इमर्जिंग मार्केट्स जो है, ब्राजील हुआ या और भी हुए, इंडोनेशिया, इंडिया, मेरे को लगता है इससे हम बच नहीं पाएंगे। तो ये मेरे को लगता है आगे जाके बहुत बड़ा रिस्क है, और इस रिस्क को तमन्ना डोमेस्टिक पॉलिसी से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अभी तक रघुराम राजन ने एक्सचेंज रेट को अच्छा मैनेज किया है जी, मगर आगे जाके कैसे होगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आई जस्ट वांट टू कम बैक टू द पॉइंट ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, और इसमें एमके वेणु का पॉइंट है कि जितना होना चाहिए था वो शायद हुआ नहीं है। रूरल डिस्ट्रेस या जो हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉब्लम, अजय बग्गा जी, कितनी बड़ी दिक्कत है और ये कितना हर्ट होने वाला है, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसमें जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक समय पर यह बात हो रही थी कि ये हमारे लिए एक मौका है, अब शायद वो पॉइंट ऑफ व्यू रहा नहीं, लेकिन जो रूरल डिमांड गिरी है उसका हम क्या करें? बिल्कुल तमन्ना, देखें तो जिस तरह के एफएमसीजी के भी नतीजे आए हैं, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत लो रहा, कमोडिटी प्राइसेस इतने नीचे गिरे, फिर भी हम देख रहे हैं कि उतना उनके बॉटम लाइन पे इंपैक्ट नहीं आया, टॉप लाइन पे इंपैक्ट नहीं आया। सीधा वो दर्शा रहा है कि रूरल कंजम्पशन नीचे है। अभी क्या है कि एमएसपी भी हमने कम बढ़ाई, वो अच्छा था, नॉन इन्फ्लेशनरी था, बट टारगेटेड सब्सिडी की जरूरत है। काफी ऐसे तबके हैं हमारी सोसाइटी में जिनके पास बहुत पुअर है, खाने को नहीं है, वहां जरूर पहुंचाना पड़ेगा हमें जल्दी से जल्दी, और उनके पास रोजगार, उनके पास डायरेक्टेड सब्सिडी। सो ओवरऑल सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बहुत एक कंजर्वेटिवली सोच के आगे बढ़े हैं, बट कुछ चीजें चाहिए जो आज चाहिए, जो पिछले साल हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। और रूरल में काफी डिस्ट्रेस है जो कि नजरअंदाज किया गया है, काफी हद तक उसको एड्रेस नहीं किया गया है। तो अभी वॉर फुटिंग पे इस बजट में उम्मीद यही है कि एक सेपरेट एलोकेशंस आएगा और रूरल पे फिर से एक फोकस लाना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसी कौन सी चीजें जो आप कह रहे हैं नजरअंदाज हुई हैं अजय बग्गा जी? देखिए, एक तो एमएसपी स्ट्रेट अवे 1% बढ़ाई गई, जहां पे पिछले रेजिम के चलते 10%, 20%, मैं उससे सहमत भी नहीं हूं, उससे इन्फ्लेशन हो गई, 4 साल 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, तो उनकी बदहाली ज्यादा हुई। बट जब हमें दिखा कि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की गिर रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नीचे आ रही है, रूरल इनकम्स नहीं ग्रो हो रहे, तो टारगेटेड मैनर में हमें उन तक राहत पहुंचानी चाहिए थी। स्पेशली ड्राउट अफेक्टेड जो है वहां तक नहीं पहुंचा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप ग्रेन रिलीज करिए ड्राउट अफेक्टेड को। कोर्ट्स को क्यों कहना पड़ रहा है, एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत जरूरी बात है। अब ये स्टेट्स भी इसमें आते हैं, स्टेट्स के हाथ में रहता है काफी कुछ, वी कांट पुट के सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट ओवरऑल हमें क्या चाहिए था, एक
रूरल का इनकम बढ़ाने की जरूरत है। आप पब्लिक वर्क्स उठाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स उठाइए रूरल में, उनको आमदनी दीजिए। जो ये मनरेगा है उसके अंडर आपको डबल करने पड़ेंगे दिन, और लोगों को और देनी पड़ेगी ये आमदनी, ताकि जो ड्राउट है और एग्रीकल्चर का जो फेलियर है उसके चलते लोगों के जेब में एटलीस्ट पैसा जाए। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, रूरल डिस्ट्रेस पर ये समझा जा रहा है कि सरकार शायद अब इस बार बजट में कुछ करे, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ? और दूसरी जो बात है मनरेगा की, जिसकी काफी खिल्ली उड़ाई है आपकी सरकार ने और आपकी पार्टी ने, अब लगता है कि उसी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, जो रूरल डिस्ट्रेस की बात है या रूरल सेक्टर में इकोनॉमी का पंपिंग करने की बात थी, तो सबसे पहले तो फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ ही तो रिसोर्सेज सरकार के पास आएंगे। जो हमारा, अगर हम पीछे के फिगर्स को देखें तो बहुत सारी चीजें बजट में प्रोविजन के बाहर थी। कई चीजों को, और जो टैक्स रिफंड्स थे उनको रोक लिया गया, तो एक्चुअल जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई था, फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सबको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था। रिसोर्स सरकार के पास जनरेट होंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेंगे, और अब वो हम अचीव कर पाए। दूसरा, जितनी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थी पिछली सरकार और हमारी सरकार में, ये फर्क है कि वो एम्पैनलमेंट की बातें करते थे, एंटाइटलमेंट की बातें करते थे। हम लोग एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो लीकेजेस थे, चाहे वो सब्सिडी के हो, और उनको रोक के नरेगा में और इनमें, तो इनको रोकने का ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि अब वो फिस्कल कंसोलिडेशन हो गया, वह लीकेजेस को रोकने की सरकार ने बहुत तरीके से प्रयास किया। सब्सिडी में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जनधन योजना के थ्रू उसको क्लियर किया है। तो इस साल मैसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल एरियाज में होगा, और वह एक इकोनॉमी को किक स्टार्ट करेगा। फिर आपने इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म की बात की, और अभी तो फोकस बहुत क्लियर है कि इस बार एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूमिंग स्टेट में लाया जाएगा। एक वरी हमें भी बहुत ज्यादा लगती है सरकार के स्तर पे, वह है जो एनपीएस जो है, यह बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एनपीएस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस सब्जेक्ट पर हम डिटेल से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। बाजार क्यों नर्वस है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। मई 2014 के लेवल्स पर सेंसेक्स फिर से आ गया है। जितनी खुशी थी, उत्साह था, क्या वो गायब हो गया? और उसके लिए क्या सिर्फ ग्लोबल मंदी ही जिम्मेदार है? क्या हम और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या भरोसा घटा है? इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। संजय सिन्हा जी, एनपीएस के मामले पर आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत है जो सब मानते हैं, सब देख रहे हैं। सरकार ने इसमें कुछ एलोकेशन किया है, इंद्रधनुष प्लान वो लेकर आए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? मेरे ख्याल से ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न में सबसे बड़ा रोल जो निभाया जाता है उस इकोनॉमी को दूसरे डाउनटर्न से बाहर निकालने के लिए, तो वो रोल होता है इंटरेस्ट रेट्स का। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 इंस्टॉलमेंट में 125 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की, उसका बैंकिंग सेक्टर ने लेंडिंग के लेवल पे ट्रांसमिट उसको नहीं किया। कम ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ होगा तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट का। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट्स है वो एनपीए के बोझ के कारण इतनी दबी हुई हैं कि वो ज्यादा फ्रंट फुट पे आके लेंडिंग बढ़ा भी नहीं सकते। मेरे ख्याल से इस बजट में अगर कोई बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम सरकार को करना है तो वो बैंकिंग सेक्टर में इस जो बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने का उनको करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, 2001 में ऐसी ही एक सिमिलर समस्या आई थी फाइनेंशियल सेक्टर में, जब यूटीआई के एसेट्स को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो उस समय वो एसेट्स थे स्ट्रेस्ड। आज हमें ये देखना है कि जो बैंकिंग सेक्टर में अगर जो
स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनमें ऐसे कितने सारे एसेट्स हैं जिनका नॉन परफॉर्मिंग होना सिर्फ बैंक के रिस्क मैनेजमेंट के कारण नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब अगर कमोडिटी के प्राइसेस अगर इतने गिर गए हैं, तो मान लीजिए किसी स्टील क्षेत्र की कंपनी को अगर लोन दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो लोन रिपे करने में थोड़ा सा समय लेगा। इस तरह के अगर हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उनको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में अगर हम उसको रख दें और उसको उससे जो राशि हम खड़ी करें उससे बैंक को कैपिटलाइज कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये दोहरा अटैक होगा जो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करेगा। एक, बैंक की बैलेंस शीट्स फ्री हो जाएंगी लेंडिंग को रिवाइव करने के लिए। दूसरी, जो इंटरेस्ट रेट की कटौती को ट्रांसमिट नहीं किया गया है वो ट्रांसमिट हो पाएगा। और हम इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि अगर पिछले साल हमारी इकोनॉमी सही ढंग से चली तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अर्बन कंजम्पशन का बरकरार रहने का था। तो ये कैसे हो रहा है अर्बन कंजम्पशन में ग्रोथ? अगर आप देखिए तो ऑटो क्षेत्र के जो नंबर्स आते हैं मंथ ऑन मंथ, ये हर महीने स्ट्रांग रहे। यही चीज अगर हाउसिंग में होने लगा और बाकी क्षेत्र में होने लगा, तो मेरे ख्याल से सरकार जो पहल करेगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में, उससे ही ज्यादा बड़ा योगदान होगा। ये डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी एनकरेज टू एक्सपैंड द कैपेसिटी। अभी क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूज नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो जब डिमांड का ग्रोथ दिखने लगे, तमन्ना, इसलिए बोल्ड रिफॉर्म की जरूरत है। जब सरकार बनी हमें यही था कि लिबरल सरकार है, राइट विंग सरकार आएगी। आपको क्या करना है? एक तो आपको इतने पब्लिक सेक्टर बैंक्स चाहिए क्या? सारे पब्लिक सेक्टर बैंक मिलके जो एक निजी क्षेत्र का बैंक है उससे कम मार्केट कैप है। सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिछली जनवरी में 4,60,000 करोड़ का मार्केट कैप था। आज वो मार्केट कैप 2,30,000 करोड़ रह गया। 50% किसकी जेब से पैसा निकला? भारत के टैक्स पेयर से। आप उनको कंसोलिडेट करिए। चीन के भी 6 बड़े बैंक हैं, आप 4 बैंक बनाइए, 5 बैंक बनाइए, 28 बैंक क्यों चाहिए आपको? 3-3 हजार करोड़ के मार्केट कैप के आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स चल रहे हैं। ना वो ग्रो कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, इतना वो पैसा उसमें डुबा देते हैं। दूसरा, आपने किस प्रमोटर को पकड़ा है? बैड बैंक एक बनाइए। आपने देखा केपीएमजी की रिपोर्ट, प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट, 80% से ज्यादा जो लोन्स खराब गए हैं वो डाइवर्शन हुआ है, स्टॉल हुआ प्रोजेक्ट, सब हुआ, एनवायरनमेंट जो भी पिछली सरकार में बुरी बातें हुई, बट काफी हद तक प्रमोटर्स ने भी डाइवर्ट किया है पैसा। आप उनके जाके पैसा तो बरामद करिए, वो सब टैक्स पेयर का मनी है, कुछ उस पर एक्शन नहीं है, तो कंसोलिडेट करिए, उनको करिए। तीसरा, कैपिटलाइज करिए। जहां 3 लाख करोड़ का कैपिटल चाहिए, आपने 70,000 करोड़ का अनाउंस किया, बोला हम 5 साल में 3 लाख करोड़ डालेंगे। आप फॉरवर्ड करके उसको, होल्डिंग कंपनी आपने बनाई है, होल्डिंग कंपनी टैक्स फ्री बॉन्ड डालिए, 0 कूपन बॉन्ड डालिए, वो पैसा लेके आप कैपिटलाइज आज करिए और उनको बोलिए जाके लेंड करो इस मार्केट में। ये सब चीजें एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो सकती थी। जी वेणु। तमन्ना, मैं बैंकिंग के सिलसिले में तमन्ना मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे याद है सन 2000 में यशवंत सिन्हा वाज 99 या 2000 में यशवंत सिन्हा वाज फाइनेंस मिनिस्टर। तब उन्होंने ये स्कीम ये लाए थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक का पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर ना बदले, सरकार उस कंट्रोल करे, मगर पब्लिक बाहर से जो फ्रेश कैपिटल बाहर से रेज करे, हिंदुस्तान के लोग ही सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट स्टेक को 33% तक लाए नीचे। वो चीज जो बीजेपी एनडीए सरकार 2000 में सोचा और उन्होंने बोला था करेंगे, वो आज भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज भी वो सरकार का स्टेक 51% से नीचे नहीं लाना चाहते। एंड बाय डूइंग दैट दे आर बीइंग फोर्स्ड टू रिकैपिटलाइज बैंक्स विद लिमिटेड फिस्कल रिसोर्सेज। अब ऐसे टाइम पे जब ग्लोबल मंदी है, आपको फिस्क को ठीक से रखना है, ऐसे टाइम पे जेटली जी कमिट कर रहे हैं कि अगले 3 साल 4 साल में 70,000 करोड़ सरकार लाएगी, और 70,000 तो कम पड़ेगा, 1,80,000 करोड़ चाहिए। तो क्यों ना इस वक्त बैंक से, जैसे बग्गा साहब कहते हैं, कंसोलिडेट करें और इंडियन पब्लिक को ऑफर करें बैंक के शेयर। इससे बैंक्स की बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगी। ये बिल्कुल छोटा सा रिफॉर्म है। ये गोपाल अग्रवाल जी से पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, गोपाल अग्रवाल सुन ही रहे। गोपाल अग्रवाल जी, डाइवेस्टमेंट का तो जो पूरा प्लान था वो कहीं ना कहीं ठप ही हो गया है, और बैंक्स में आप एक स्कीम लाए लेकिन बहुत कम और बहुत देर से।
देखिए मैं दो तीन बातें डाइवर्समेंट नहीं है, फ्रेश कैपिटल, मैं कह रहा हूँ फ्रेश कैपिटल जी। हाँ, मैं दो तीन बातें बैंकिंग सेक्टर के लिए कहूं। जैसे एनपीए का मैंने कहा, ये सरकार जानती है, बहुत हमारी सरकार जानती है कि एनपीए का बहुत बड़ी समस्या है और इसका सबसे बड़ा कारण, जैसे बग्गा जी ने भी कहा कि जो हेल्ड अप प्रोजेक्ट्स थे तो उसके ऊपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये सारे इश्यूज को उनको रीस्टार्ट करने के बग्गा जी ने आप बहुत ही सिलेक्टिवली सुन रहे हैं बातें। बग्गा जी ने ये कहा कि वो कारण इनसे कहिए आप पुरानी सरकार को ब्लेम करना बंद करें। नहीं, कारण थे, लेकिन साथ में जिन्होंने चोरी की है वो चोरों को मैं आगे बता रहा हूँ। जी, आगे का रोड मैप बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में फंडिंग की प्रॉब्लम थी, लोगों को नए लोन देने की, उनकी कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, एक तो डिमांड ही, तो इसलिए जो नए जो स्कीम्स लिए, चाहे स्टार्टअप है या मुद्रा बैंक है, ये अलग अलग सेगमेंट को सेपरेट फंडिंग के थ्रू स्टार्टअप करने का एक प्रयास है। और बैंकरप्सी एक्ट सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस को लेकर अगर कुछ हो सकता है तो वो है बैंकरप्सी एक्ट। वो हमने कोशिश की कि पास कर दे और हमें लगता है कि अपोजिशन अपना ये बैंकरप्सी एक्ट को तो स्टॉल नहीं करेगी, कम से कम इसको अगले सेशन में अग्रवाल साहब, फिर आपने जितना समय और जितनी मेहनत जीएसटी पर लगाई, जो नजर आ रहा था कि नहीं मानने वाले, लैंड बिल पर लगाई, उतना आधा समय आप बैंकरप्सी एक्ट पर लगा लेते, शायद हो जाता। जो पिक एंड चूज किया उसमें भी गड़बड़ी थी। और एक रिक्वेस्ट है तमन्ना जी, मैं बता दूं, नहीं एक मिनट मेरी पूरी प्रश्न का बता दूं। जो बैंकरप्सी एक्ट है ये पार्लियामेंट ही नहीं चलने दे रहे थे, हम प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तभी हमने इसको मनी बिल के फॉर्म में, ये तो अरुण जी ने कहा भी कि क्योंकि पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, पास नहीं होने दे रहे, इसलिए इसको मनी बिल के फॉर्म में लाएंगे ताकि हमें जरूरत ना पड़े कि यह राज्यसभा के लिए वेट करना पड़े। तो आगे आप देखेंगे कई चीजों में मनी बिल के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमारी राज्यसभा में वो बहुमत नहीं है, तो हम लोकसभा के गोपाल जी एक छोटी रिक्वेस्ट है, एक छोटी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। हर बारी आरबीआई गवर्नर और एफएम जब बैंक्स को मिलते हैं कोई क्लैरिटी नहीं आती है, वो स्माइल करके सब चले जाते हैं। पूरे मार्केट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 0.3 से 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू दे रखा है। निजी क्षेत्र के बैंक्स देखिए 5 टाइम्स चल रहा है। तो आज जो 2.5 लाख करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट कैप है, अगर आप उनको वेल रन करें, यही मार्केट कैप आप 12 लाख करोड़ पहुंच सकते हैं और वही पैसा आप लेके आपका बजट का डेफिसिट निकल जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आप क्लैरिटी लाइए। आज मार्केट को क्या स्पूक कर रहा है, हमें पता नहीं कि आरबीआई ने क्या बोला है प्रोविजंस के लिए बैंक्स को, कितना प्रोविजन आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप वो आके बता दीजिए, डाइवोर्स में बैठ के आप बयान दे रहे हैं, यहां आके आप बताइए मार्केट को 0.3 पे आप वैल्यू कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वो मेरा और आपका पैसा है, जहां वो एचडीएफसी बैंक 5 टाइम्स प्राइस बुक पे चलता है। क्यों इतना फर्क क्यों? क्योंकि आपने क्लैरिटी ये तो इसके जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, सच्चाई को तो सामने रखें पहले। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, नहीं डिसइन्वेस्टमेंट पर आते हैं आप गोपाल जी, एक मुद्दे पर आते हैं आप। राज भट्ट और डीके जोशी को भी इस हिस्से में शामिल करते हैं। नहीं एक चीज फिर आप जवाब दीजिए गोपाल जी। राज भट्ट जी, बैंक्स पर ये सवाल है कि चीन का मुद्दा है, भारत सरकार शायद कुछ ज्यादा नहीं कर सकती उसमें, क्रूड का हमें फायदा मिलता है लेकिन किस हद तक हम उसको भुना रहे कि नहीं वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम में एनपीएस का ये मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया है, उसके लिए क्या थोड़ी सी स्लगिश है अप्रोच? देखिए, जो अभी बताया कि और द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर they're quoting from 0.3 to 0.6 to the book value, मतलब ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एनपीए पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं है, पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड if we believe the market, then if we provide for everything, then that's where the book value will come to. So we have a lot of under provision of these NPAs, and we need clarity on this. And banking is the lifeline of the economy. Banking system in India needs, I think, most attention right now. And ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई सीरियस सोल्यूशन चाहिए एंड इट नीड्स टू बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। जैसे एक आपके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि यूएस में एक टॉप करके कोई स्कीम निकाली थी उन्होंने 2008 के बाद, ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम।
उसी तरह से कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जिससे बैड एसेट्स को निकाल के वो अलग कर दे और बैंक्स को कंसोलिडेट करे. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल आइडिया बट वन ऑफ योर स्पोक्सपर्सन. देन व्हाई डू वी हैव सो मेनी बैंक्स? वी डोंट नीड मोर देन मे बी 10 बैंक्स एट द मोस्ट, लुकिंग एट इंडिया's size. So they have to consolidate. So they have to put it on the topmost priority if they want economy on the right track. And they have to recapitalize the banks also. नहीं, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के पहले शायद डीके जोशी जी हमको मानना पड़ेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. अगर एनपीएस अभी भी अंडर डिक्लेयर हो रही है, लोग बैंक्स बता नहीं रहे हैं कि कितने खराब लोन है, तो वो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है. सामना करना पड़ेगा इसमें. देखिए, अगर आप आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें एनपीए और रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, इनको दोनों मिला के देखें तो वो वीक एसेट्स वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है सितंबर तक. तो क्लियरली आई थिंक एनपीए प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये एनपीए ओरिजिनेट कर रहे हैं उन सेगमेंट से, या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है या इन्वेस्टमेंट लिंक या कमोडिटी लिंक. तो इन कुछ तो सिचुएशन जेन्युइनली इट इज बिकॉज ऑफ वर्सनिंग ऑफ कमोडिटी साइकिल, प्राइसेस गिर गए हैं तो उसका स्टील सेक्टर और तमाम कमोडिटी लिंक सेक्टर्स में असर पड़ रहा है. पर कुछ हेयर कट मेरा ये मानना है कि हेयर कट लो और आगे बढ़ो, उसके लिए किस तरह की स्कीम आती है. गवर्नमेंट जो आरबीआई कर रहा है वो एक ग्रेजुअल तरीके से चल रहा है. 525 सीडीआर, एसडीआर, ये सब ये एक तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के ही तरीके हैं. बट इवेंचुअली आई थिंक, जैसा कि किसी ने कहा था अभी कि बैंक्रप्सी कोड अगर होता तो यू टेक अ हेयर कट एंड मूव फॉरवर्ड. आई थिंक उस तरह का कुछ सिस्टम भी लाने की आवश्यकता है. और आगे जो जिस तरह के प्रोसेसेस हम ला रहे हैं उनसे मुझे ये लगता है कि आगे एनपीए प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, मतलब अगले साइकिल में. और अभी फिलहाल तो हमें ये क्लीनिंग अप प्रोसेस है और जब क्लीनिंग अप होती है तो वो इकोनॉमी के लिए कंस्ट्रेंट भी बन जाता है. तो ये जब तक क्लीनिंग अप खत्म नहीं होगी तब तक इकोनॉमी लुब्रिकेट बैंकिंग सेक्टर कम से कम नहीं कर पाएगा. तो बैंकिंग सेक्टर में पेन रहेगा. समझना जी मेरी एक बात कहना चाहूंगा जी. मैं जो आशीष बग्गा कह रहे थे, अजय बग्गा जी, मैंने 3 बिजनेस, अजय बग्गा जी ठीक कह रहे थे, 3 बिजनेस साइकिल मैंने देखी है. 2000 वाला डाउनटर्न, 98, 2000, 2008 वाला डाउनटर्न और अभी वाला. और तीनों साइकिल में तमन्ना जी कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसे हैं, जैसे बग्गा साहब कहते हैं प्रमोटर्स, वो उनके नियर डिफॉल्ट हुआ है, फिर भी उनको राहत मिली है और वो बिना पेन लिए और सरकार के खर्चे पे वो आगे बढ़े. ये चीज अब और नहीं हो सकता. और रघुराम राजन ये कह रहे हैं, देखना है कि इनमें अगर पॉलिटिकल विल है क्या कि उन्हीं प्रमोटर्स को फिर आगे बढ़ने दें. नहीं, प्रमोटर्स की बात आपने बहुत ही जरूरी बात कही है. यहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रमोटर्स इतने करोड़ों रुपए लेकर निकल गए हैं, उनका क्या होगा? आपका जवाब हम सुनेंगे गोपाल अग्रवाल जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. लौट रहे हैं जल्दी. बाजार को किस बात का डर है और उस डराने वाली चीजों की लिस्ट में चीन भी है, क्रूड भी है और बैंकिंग सेक्टर के एनपीए भी है. हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो सरकार ने किया वो काफी है और क्या कर सकती थी, और जो ग्लोबल स्लोडाउन का पेन है वो हमें किस हद तक सहना पड़ेगा. गोपाल अग्रवाल जी, बैंकिंग सेक्टर पर हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को तो पहले आप मानिए और फिर जो बिग बोल्ड रिफॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर दिखाने ही होंगे. छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप से काम नहीं चलेगा. बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं. मुझे लगता है कि 2-3 बातें हमें इसमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए और सरकार उसकी तरफ पूरी तरह से जागरूक है. पहली बात, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है ये बेसिल 3 नॉर्म्स है, इसके कारण एग्रीवेट हो रही है कहीं ना कहीं हमारी और पूरी बैंकिंग सिनेरियो. इसके ऊपर जरूर हमें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये बेसिल 3 नॉर्म्स जो है उसके कारण एमपीए का कैलकुलेशंस और उसके लिए क्या बैंक्रप्सी एक्ट के थ्रू वो मॉडिफिकेशन होके हम क्या वे ऐड करेंगे, वह सरकार जरूर सोच रही है. दूसरी मैं बात जो कहना चाहता हूं वह है कि जो ये दोनों तरफ की पुश एंड पुल्स होते हैं. जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन की एक तरफ बात होती है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें फेलियर्स और फ्रॉड को सेग्रीगेट करना पड़ेगा. अजय बग्गा जी और एम के वेणु ने एक तरफ कहा कि जो सारे
एनपीएस हैं वो फ्रॉड्स, अगर हम उनको सबको क्लासिफाई कर लेंगे कि फ्रॉड्स के अंदर या फेलियर्स, इन दोनों को सेग्रीगेट करके सरकार को एसेट रिकंस्ट्रक्शन के रूट पे काफी कॉन्फिडेंटली चलना पड़ेगा। अभी वो जो सिनेरियो है, क्योंकि पिछला करप्शन का और ये सब देश में ऐसा करप्शन की इतनी स्ट्रांग फाइट पूरे देश में हुई थी, उसके कारण वह कॉन्फिडेंटली सरकार उस तरफ बढ़ने में हिचकिचाहट कहीं हो जाती है कि फेलियर्स और फ्रॉड को हम सेग्रीगेट करेंगे तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन तभी कर पाएंगे, और वो करना कितना वाजिब है, कितना पॉसिबल है इन दिस सिनेरियो जिसमें अपोजिशन और इस तरह की हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है। ऑपोजिशन वाली बात पर क्योंकि आपने बैंक्रप्सी एक्ट की भी बात कही, और यहाँ मैं संजय सिन्हा जी को जोड़ना चाहती हूँ। बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि किस तरह से पार्लियामेंट में काम नहीं हुआ, जीएसटी रुक गया, इतने सारे बिल्स रुक गए, और ये एक रियलिटी हो गई है अब हमारे पॉलिटिक्स की। क्या सरकार अब इसके बहाने अपने आप के परफॉर्मेंस को आंक सकती है? क्या ऐसी चीजें नहीं है जो सरकार अपने आप नहीं कर सकती? नहीं, तमन्ना जी बहाने नहीं कर रहे, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। संजय सिन्हा जी से सवाल है जी। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक लेजिस्लेटिव लॉकजैम की बात है, वो कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक बिल्स पर केंद्रित है, जैसे कि जीएसटी बिल पर केंद्रित है, लैंड एक्विजिशन बिल पे केंद्रित है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिस पर सरकार काम कर सकती है, वो किसी भी पार्लियामेंट लॉकजैम से अफेक्टेड नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि उन सब पहलुओं पर सरकार काफी ढंग का काम कर रही है। खास करके रोड सेक्टर में जो प्रोग्रेस हो रहा है वो हमारे ख्याल से काफी सेटिस्फैक्टरी है। साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जो काम हो रहा है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी है। दुख की बात यह है कि इनमें जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स पे जो काम हो रहा है उन सब के फल शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेंगे, रोड पे शायद दिख जाएं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रेलवेज में जो काम हो रहा है उसके परिणाम दिखने में 2 से 3 साल लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भूचाल सा आ गया है वो ऐसे समय पे आया है जबकि हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से खड़ी नहीं कर पाए हैं। तो ये जो फेज है इसमें अगर हम कैपिटल मार्केट के संदर्भ में देखें तो वहां पर उसका पेन ज्यादा दिख रहा है हमें, क्योंकि जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट हुई है और शायद और हो, तो हमको लग रहा है कि शायद ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स हैं वो मार्केट के मूवमेंट से थोड़ा सा डिसोशिएटेड है, और जैसा मैं शुरुआत में अभी कह रहा था कि ये काफी संभव है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे प्रोग्रेस पहले शुरू हो, मार्केट की जो ऊपर की दिशा वाली जर्नी है वो उसके बाद शुरू हो। ओके, उस लेजिस्लेटिव एक्शन पर आते हुए वेणु, ऐसा क्या है जो सरकार कर सकती है ताकि रफ्तार दिखे और मार्केट शायद उससे क्यों भी ले? तमन्ना, मैं एक चीज, अगर केवल एक चीज सरकार अगले 3 महीने में बजट में उसका प्लान दे और उसके बाद 6 महीने में एक रोड मैप दे, और आप लैंड बिल को भूल जाइए, आप जीएसटी को भी भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, जो अभी सारे जो आपके जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को सुधारने का एक रोड मैप, कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या और जो सजेशन जो पैनलिस्ट ने दिए उस पर एक रोड मैप दे दे 6 महीने का। बस 6 महीने के अंदर आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर का जो की सच्चाई है वो सामने रख के उसका समाधान भी आपके सामने होगा। आप देखिए इससे कितना फर्क पड़ता है। ये इस वक्त ये कोई बिग बैंग रिफॉर्म नहीं है, ये बहुत जरूरी रिफॉर्म है, और मेरे हिसाब से ये इसमें आपको ना पार्लियामेंट में आने की जरूरत है ना, हाँ ये रिस्क है भाई, पॉलिटिकल रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब गोपाल जी कह रहे हैं कि इसमें ऑपोजिशन हल्ला करेगी, पार्लियामेंट को तो नहीं रोकेगी ना, बाहर हल्ला करेगी, मगर उसका अगर लोगों का समर्थन होगा उस पर तो आप उसको रिफॉर्म को कीजिए। अब रिफॉर्म रिस्क तो लेना पड़ेगा पॉलिटिकल, आपको ऐसी 282 सीट थोड़ी मिले, आपको तो इतना रिस्क तो होगा नहीं। ये याद कीजिए कि ये भी एक चुनावों का साल है। अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंसोलिडेट करे, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है। गोपाल अग्रवाल जी, ये रिस्क उठाने के बारे में सोच सकती है सरकार? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि जो सबसे बड़ी बात है एनपीएस को टैकल करने के लिए वो है बेसिल नॉर्म्स में जो बहुत स्ट्रिक्ट एनपीए की डेफिनेशन हो गई। तो मुझे लगता है बैंक्रप्सी एक्ट के थ्रू
उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की बात आएगी और बेसिल नॉर्म्स में रिलैक्सेशन की बात है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जाएंगे। और जहां तक ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी जो रिफॉर्म्स है वो तो कर ही रहे हैं। आप देखें एनवायरमेंटल क्लियरेंस से कितने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट नितिन जी कह रहे हैं कि 50,000 किलोमीटर का हम अनाउंस कर देंगे बाय द एंड ऑफ द बजट। ये जो वाटरवेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, रेलवे के रिफॉर्म्स है, डिफेंस के रिफॉर्म्स है, ये सारे इसी कारण आज अगर जो दावोस में जो रिपोर्ट आई है कॉन्फिडेंस की लेवल की पीडब्ल्यूसी की, वो यही कह रहा है कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स भारत के बड़े फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म के तरफ गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। इस वक्त डीके जोशी जी, ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ हद तक तो इंसुलेटेड रहें? देखिए, ग्लोबल सिचुएशन जो शॉक्स आएंगे उनसे तो आप इंसुलेटेड रह नहीं सकते। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखें और वल्नरेबिलिटी देखें, पिछले 2-3 साल में अवश्य उनमें सुधार हुआ है। इन्फ्लेशन अभी काबू में है और उसमें कुछ ज्यादातर हाथ गुड लक का है क्योंकि कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए, पर इन्फ्लेशन काबू में है। क्योंकि 2 साल हमने मॉनसून बहुत खराब देखा, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन काबू में, तो इसमें सरकार का भी कुछ रोल रहा है, एक्टिव फूड मैनेजमेंट। तो आई थिंक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो पहले के मुकाबले ठीक है, पर जैसा कि और प्रवक्ता भी बता रहे थे कि अंडर वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, उनमें रिवाइवल होना या एनपीए प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करना, ये थोड़ा सा अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तुरंत। तो इस स्थिति में हमारे पास बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इकोनॉमी को डिमांड बूस्ट देने के लिए टिपिकली यूज किए जाते हैं। वो या तो इंटरेस्ट रेट आप तेजी से काटें, वो आरबीआई का अपना टारगेट है और वो ज्यादा इसमें एग्रेसिव नहीं रहेंगे, या फिर आप फिस्कल स्पेंडिंग बहुत तेजी से बढ़ाएं जिसको फिस्कल बूस्ट बोलते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि आप डिमांड को जल्दी बूस्ट कर सकें। अगले साल जो है 2016 में अगर हमारी किस्मत अच्छी रहती है और मानसून नॉर्मल रहते हैं तो एक नेचुरल बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा जिससे थोड़ा रूरल डिमांड का रिवाइवल होगा। थोड़ा सा जो ट्रांसमिशन की भी बात की गई थी, हमारा मानना यह है कि जो ट्रांसमिशन है जो आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट रेट काटा, वो थोड़ा थोड़ा इस साल ज्यादा उसका असर होता दिखाई देगा। तो कुछ हद तक अगले 2016-17 का आउटलुक इस पे डिपेंड करेगा कि मानसून कैसे, कुछ हद तक इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत कम समय बचा है, मैं अजय बग्गा और राज भट्ट से हमारे व्यूअर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सलाह लेना चाहती हूँ। राज भट्ट, पहले आप, और प्लीज संक्षेप में ऐसे बाजार में आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे, वो क्या करें ऐसे बाजार से? आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई ओवर नेक्स्ट 5 to 6 months. So anybody who wants to invest for short term is not the market for them. And medium to long term, India has very strong fundamentals as emerging market. I am very confident the money will come in, and as long as we get policy response from the government, so investors should stay away for the short term. जी, so medium to long term. अजय बग्गा जी, बिल्कुल राज से सहमत हूं। तमन्ना के शॉर्ट टर्म में अभी साइड पे बैठने का है, ये इतना जल्दी नहीं सुलझेगा। ये जो ग्लोबल इशू है, टाइम लगेगा, बट भारत उभरेगा। सरकार से मैं ओवरऑल सपोर्ट करता हूं, बट बहुत चीजें, 2-3 चीजें छोटी एंड में कहना चाहूंगा तमन्ना, क्योंकि बजट का टाइम है। अगर आप 10 लाख तक टैक्स ना लें, 10 लाख रुपए कमाने वाले 85% आपके टैक्स रिटर्न निकल जाएंगे सिस्टम में से। वो इनकम टैक्स वाले कभी नहीं एग्री करेंगे क्योंकि उनकी नौकरियों पे हानि आती है, बट ये आपको पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये एंड में जो नसीहत है कि थोड़े समय तक पॉलिटिक्स आप भूल जाइए जब आप बजट बना रहे हैं, जब आप पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय रिफॉर्म की सख्त जरूरत है और उस पर सरकार फोकस करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।